कल का थोड़ा सा जो लेक्चर था उसका हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं पहले कि हमने कल वाले लेक्चर में क्या कुछ सीखा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास जब हम फोटोशॉप को ओपन करते हैं तो हमारे पास एक ऐसी विंडो शो होती है जिसे हम लोग होम विंडो भी कह सकते हैं और वेलकम स्क्रीन भी कह सकते हैं फोटोशॉप की, जिसके अंदर हमारे जो नीचे हैं आपको ये तस्वीर नजर आ रही हैं, ये हमारे रिसेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर हमने हाल ही में काम किया होता है। ठीक है जी, नीचे सारे जो होते हैं आपके रिसेंट प्रोजेक्ट्स सारे होते हैं, तो आप उनमें से कोई भी ओपन कर सकते हैं किसी भी वक्त। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, ये जो आपको फोटोशॉप का आइकन नजर आ रहा है ऊपर, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह की एक विंडो शो होती है जो कि फोटोशॉप के जितने भी टूल्स हैं आपके सामने खोलकर रख देती है। तो अगर आप इस होम वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको दोबारा से उसी होम वाली स्क्रीन पर ले जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट वाले जो पार्ट था हमारी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, तो आपको मैं डॉक्यूमेंट न्यू क्रिएट करने का तरीका बता दूं साथ में, कि आप यहाँ पर क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करके भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर ऊपर फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से न्यू वाले ऑप्शन में जाके जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नई विंडो शो होती है जो कि न्यू डॉक्यूमेंट वाली विंडो होती है। तो आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट का साइज वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ क्योंकि ये हमारे सामने होता है, इसलिए ज्यादा हम यही वाला ऑप्शन चूज करते हैं, क्रिएट न्यू का। इसके अलावा आप शॉर्टकट की Ctrl+N को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक होगी हमारी ये बात। उसके बाद ये जो आपके पास रिसेंट नजर आ रहा है ना ऊपर, ये वो साइजेस होते हैं आपके पास जो आपने अभी कुछ ही दिनों पहले यूज किए होते हैं या जो लास्ट में आपने यूज किए होते हैं। यहाँ पर वो वाले जो साइजेस हैं आपके सामने आ रहे होते हैं। उसके अलावा आप कुछ साइजेस को अपनी मर्जी से सेव भी कर सकते हैं जो कि आपके सेव्ड वाले सेक्शन में नजर आते हैं आपको। इसी तरह आपको कुछ जो होते हैं वो फोटोशॉप अपनी मर्जी से देता हुआ बने हुए देता है जो कि आप प्री डिफाइंड यूज कर सकते हैं। सिंपल आपने उस साइज के ऊपर क्लिक करना है, वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास आगे फिल्म के आ जाते हैं, मोबाइल, वेब, आर्ट और प्रिंट सारे आपके पास मौजूद हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं इन्हें। उसके बाद जब आपने कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, अगर आप अपनी मर्जी की रेजोल्यूशन देना चाहते हैं, अपने हिसाब से उसके अंदर रखना चाहते हैं जो डाटा है, तो आपने सिंपल यहाँ पर विड्थ देनी है अपनी मर्जी की। उसके बाद यहाँ पर आपने हाइट देनी है अपनी मर्जी की। तो यहाँ पर ये जो आपके पास ऑप्शन है ना पिक्सल्स का, ज्यादातर हम लोग इसमें पिक्सल्स को यूज करते हैं। आप इसमें जो इंचेस वगैरह भी यूज कर सकते हैं, सेंटीमीटर को यूज कर सकते हैं, मिलीमीटर को यूज कर सकते हैं, पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकते हैं। इसमें होता है कि आपको अगर कोई क्लाइंट देता है ना कि हमने प्रोजेक्ट तैयार करवाना है आपसे, तो वो आपको बताता है कि आप इस वाली मतलब के रेजोल्यूशन के अंदर रखें। हो सकता है कि आपका क्लाइंट आपको सेंटीमीटर्स में बता दे या आपका क्लाइंट आपको इंचेस में बता दे, तो आपने उसे डिजाइन करना होगा। तो आप यहाँ पर सिंपली वो वाली जो पैरामीटर्स या यूनिट्स आपको देगा, आप वो यूनिट सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। जैसे फर्ज करें मेरे एक क्लाइंट ने दिया है कि आप मुझे इंचेस में बना कर दें, तो मैं यहाँ पर इंचेस पर क्लिक करूंगा, जो उसने साइज दिया होगा वो यहाँ पर ऐड करूंगा, उसके बाद क्रिएट कर लूंगा। तो फिलहाल अभी हम पिक्सल्स वाले पर क्लिक करते हैं। तो इसे सेव करने का तरीका मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, फिर भी बता देता हूँ कि कोई भी साइज आपने यहाँ पर ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने उसका नेम देना है। जैसे मैं नेम की जगह पर सिर्फ नेम ही लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और रेजोल्यूशन 300 रखने का मकसद ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट बने, जो भी हमारा डिजाइन बने, वो फुल एचडी में हमारे सामने आना चाहिए। तो ये आपको जो पिक्सल्स पर इंच का मतलब है कि 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल्स होने चाहिए। जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे 1 इंच के अंदर, उसका मतलब है कि उतनी ज्यादा रेजोल्यूशन हाई होगी आपके जो डॉक्यूमेंट है उसकी। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलता है कलर मोड। कलर मोड में आपको RGB, ग्रे स्केल, CMYK और लैब कलर्स मिलते हैं। लेकिन इसमें ज्यादातर हम जो दो कलर ज्यादा यूज करते हैं, एक हमारे पास होता है RGB कलर मोड और दूसरा होता है CMYK कलर मोड। RGB और CMYK कलर मोड में क्या फर्क है? RGB कलर हम यूज करते हैं सोशल मीडिया की पोस्ट वगैरह के लिए, जबकि जो CMYK कलर मोड है हमारे पास, उसे हम लोग यूज करते हैं प्रिंट रेडी डॉक्यूमेंट्स के लिए, मतलब जिन्हें हमने प्रिंट करना होता है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर ये एडवांस्ड ऑप्शंस होते हैं, अगर चाहें तो इन्हें आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल कोई जरूरत नहीं पड़ती इनकी, इसलिए हम इसे हाइड ही रहने देते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करके सिंपल हमने क्रिएट कर देना है। तो आप लोग जैसे ही क्रिएट करते हैं आपके सामने एक ऐसी विंडो शो होती है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। उसके बाद आज का जो मेन लेक्चर है, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग ये जो टूल है ना आपको साइड में ये वाले कवर करेंगे। ये टूल्स आपके पास कुछ इस तरह भी नजर आ सकते हैं एक लाइन में, और अगर आप ये ऊपर जो एरो है ना ब्रिक से छोटा सा आपको एरो नजर आ रहे होंगे, डबल एरो बना होगा, आपने यहाँ पर सिंपल क्लिक करना है तो आपके पास ये डबल लाइन में आ जाएगा, जिससे आपको आसानी होगी। तो ये मैं अपनी वीडियो को थोड़ा साइड पर कर देता हूँ।
तो ये चीज होगी। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि अगर आपने कोई इमेज को इंपोर्ट करना हो अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर या कैनवस के ऊपर, तो आप किस तरह कर सकते हैं। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि हम लोग किस तरह कर सकते हैं। सर फाइल जो मेन मेन्यू में फाइल का ऑप्शन है उस पर जाएंगे, फिर उसमें ऑप्शन शो होगा एम्बेडेड का, उस पर क्लिक करेंगे और आगे जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे उनमें से कोई भी हम इमेज ले लेंगे, फिर प्लेस के ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो वो इमेज हमारे कैनवस के ऊपर आ जाएगी। गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। अच्छा, इसमें हमारे पास जो न्यू वर्जन आया ना फोटोशॉप का, जिसे फोटोशॉप बीटा के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर एआई को भी उन्होंने ऐड किया, जिससे हम लोग काफी काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं बनिस्बत पहले वाला जो फोटोशॉप था हमारा। तो उसमें हम लोग यहाँ पर फाइल पर जाकर यहाँ से इम्बेड करते थे इमेज को, ठीक है, जैसा आपने भी बताया है। और जो न्यू बीटा वर्जन है उसके अंदर आपको एक इस तरह की बार भी नजर आती है, लेकिन इस बार से आप लोग फर्स्ट टाइम इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं, बार बार इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना इंपोर्ट इमेज के ऊपर, तो ये भी वही काम करेगा कि आपको उसमें ले जाएगा, आप यहाँ से जाकर कोई भी इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल वही फाइल वाला ऑप्शन ही चूज करता हूँ। यहाँ पर फाइल पर जाते हैं और यहाँ से हम लोग प्लेस इम्बेडेड पर क्लिक करके अपनी जो इमेज है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करके ले आते हैं। ठीक है जी, फर्ज करें कि मैंने ये वाली इमेज लेनी है, तो मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है जी, जैसे ही आप लोग प्लेस करते हैं तो आपको ये कुछ हैंडल्स बने हुए नजर आते हैं इमेज के ऊपर, और एक आपको क्रॉस बना नजर आता है। इसका मतलब है कि जो आपका ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स है ना वो आपके ऑन है। इसकी मदद से आप लोग अपनी इमेज को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। यहाँ से आप फ्लिप इस जगह से भी कर सकते हैं, और उसके अलावा इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप लोग इसे फ्लिप वगैरह कर सकते हैं। वो काफी सारे ऑप्शंस हैं जो हम आगे जाके सीखेंगे साथ साथ। तो ये चीज होगी। उसके बाद अगर आपने इसका साइज बड़ा करना है तो आप इस तरह पकड़ के इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। फर्ज करें आपको नहीं पता लगा, आपने इसको मतलब कि अनसेलेक्ट कर दिया है, अब आपने इसे दोबारा से सेलेक्ट करना है। तो इसमें दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास। एक होता है कि आप अगर इस जगह पर, ये ऊपर आपके पास ऑप्शन है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं ना, तो ये जो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स हैं ये आपके पास हर वक्त ओपन रहेंगे। आप सिंपल इसे पकड़ के इस तरह छोटा बड़ा इन्हें कर सकते हैं। और अगर फर्ज करें कि आपके पास ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स नहीं शो हो रहे, तो मतलब कि आप इन्हें ऑन नहीं रखना चाहते, तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल प्लस टी को प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस टी, जैसे ही आप कंट्रोल प्लस टी को प्रेस करते हैं आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है, आप अब इसे बड़ा और छोटा कर सकते हैं। उसके अलावा इससे आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ से आप स्केल का ऑप्शन है वो आप यहीं से कर लेंगे। रोटेट का जो ऑप्शन है, रोटेट का ऑप्शन आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप कॉर्नर के ऊपर लेके आएंगे ना अपने जो माउस का एरो है उसे, तो एक आपको टू साइडेड एरो नजर आएगा जो कि थोड़ा सा बेंड भी होगा। तो आपने जब आपके पास वो शो हो जाए, अगर हम इस जगह पर रखें ना तो हमारे पास वो कम ज्यादा शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप उसकी मदद से इस तरह से रोटेट कर सकते हैं अपनी इमेज को, जैसे मर्जी आप इन्हें रोटेट करें। ठीक है, जब आप लोग इसे हैंडल के ऊपर लेके आएंगे तो ये आपका जो एरो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसका मतलब है आप साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जब इस तरह साइड में होगा तो वो शो करता है कि आप इसे रोटेट कर सकते हैं ऊपर या नीचे की जानिब। तो इस तरह से आप रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इसे क्या करते हैं, अगर आप लोग इसे, और इसके अंदर जो फंक्शंस है सिक्यूज, सिक्यूज का मतलब होता है कि आप अपनी इमेज को थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं सिक्यूज के ऊपर, और अब आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे ना इस जगह पर जाएंगे, तो आपको पहले जो ऑप्शन था वो ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर एरो शो हो रहा था। यहाँ अगर इस साइड पर देखें तो हमें जो एरो था वो हमें राइट टू लेफ्ट नजर आ रहा था, अब ये हमें ऊपर से नीचे नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि स्क्यूज वाला ऑप्शन ऑन है। इसे अब हम जब ऐसे करेंगे तो ये इस तरह मूव होगा, ना कि रोटेट होगा, ना ही ये स्केल होगा। तो ये हमारा जो होगा ऊपर की तरफ स्क्यूज हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। तो हम इसे अनडू करते हैं। अनडू की क्या है जी, कंट्रोल प्लस जेड को आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आप इसे अनडू कर सकेंगे। ठीक है जी, इस तरह से। तो अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर फाइल पर जाकर यहाँ से अनडू फ्री ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे, तो जो आपने लास्ट वाला स्टेप किया होगा वो आपका अनडू हो जाएगा, मतलब कि अपनी पहले वाली शक्ल में वो आ जाएगी इमेज। जो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट वाला हमारा टूल है ना ये वाला, इसे हम कहते हैं मूव टूल। जैसा कि अगर आप अपने जो टूल के ऊपर जैसे ही आप एरो को लेके जाएंगे वो आपको एक गाइडेंस भी देता है कि आप इससे क्या कर सकते हैं। अब न्यू वाले वर्जन में उसने वीडियोज ऐड कर दिए, जो पुराने वाले वर्जन थे उसके अंदर वो आपको ग्राफिक्स की सूरत में बताता था कि आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, तो इससे आपको यह फायदा हो सकता है, इससे आप ये काम ले सकते हैं।
तो मूव टूल का मकसद क्या है, मूव टूल के नाम से ही आपको जाहिर हो रहा होगा कि आप किसी भी चीज को इससे मूव कर सकते हैं इस तरह, ठीक है जी। स्क्रीन के ऊपर कहीं भी किसी भी चीज को मूव कर सकते हैं, चाहे वो आपकी इमेज हो या चाहे वो आपका टेक्स्ट हो। जैसे मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है जी। ये फर्ज करें जो टेक्स्ट आ गया हमारे पास, इसे आप मूव टूल को सिलेक्ट करके ऊपर नीचे कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके ऊपर भी वही ट्रांसफॉर्म वाले जो है ना सारे टूल सिलेक्ट होंगे। अगर हम कंट्रोल टी करते हैं तो वही वाले जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले टूल थे हमारे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। हम इसे अब बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर हम इसके साथ शिफ्ट को कंट्रोल को प्रेस करते हैं तो हमारे पास सिक्यूज का ऑप्शन आ जाता है, जिससे हम अपने टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आप लोग इसमें कर सकते हैं, मूव टूल में ये चीज आप कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ये सेकंड वाला ऑप्शन है, सेकंड वाले ऑप्शन हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। रेक्टेंगुलर मार्की टूल में आपको क्या देखने को मिलता है, जब आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग अब अपनी स्क्रीन के ऊपर किसी भी इमेज या किसी भी चीज की सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे हम ये एक कैरेक्टर की हम सिलेक्शन कर लेते हैं, ये मैंने इसे सिलेक्ट किया, तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारी इमेज है ना, इसको हम यहाँ से मास्क भी कर सकते हैं। तो इतना इतना हिस्सा है जो हमारा, वो हमारा मास्क हो जाएगा। मास्क का मतलब क्या होता है, जो हम सिलेक्शन बनाते हैं उतना हिस्सा हमारा मास्क हो जाता है, जो बाकी हिस्सा होता है वो वहां से डिलीट हो जाता है। अगर आप चाहें तो मास्क को एडिट भी कर सकते हैं, वो हम आगे चल के सीखते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं इसे बैक लेकर चलता हूँ। तो इसमें आपके पास जो सिलेक्शन वाला मार्की सिलेक्शन वाला टूल है, इसके अंदर आपको एक रेक्टेंगुलर मार्की टूल मिलता है। और जब आप ये नीचे छोटा सा एक एरो बना होगा, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो आपके पास राइट क्लिक आपने करना है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस और आते हैं, जिनमें से हम फर्स्ट वाले 2 ऑप्शंस को ज्यादातर यूज करते हैं। जो हमारा फर्स्ट सेकंड वाला ऑप्शन है वो है जी ऑप्टिकल मार्की टूल। पहले वाला जो था वो रेक्टेंगुलर था, रेक्टेंगुलर में हमने रेक्टेंगल बनाई थी। ऑप्टिकल में हम जो ऑप्टिकल मतलब के गोल शक्ल बनाते हैं, उसे भी हम वही फंक्शंस कर सकते हैं। उसके ऊपर हम मास्क अप्लाई कर सकते हैं, या अगर हम इसके अंदर कोई कलर फिल करना चाहे, ब्रश टूल को लेके हम लोग जैसे इसके अंदर कलर फिल करेंगे तो वो सिर्फ इसी के अंदर फिल होगा, ना कि हमारी पूरी इमेज के ऊपर। तो उम्मीद है आपको इस जगह इस चीज की समझ आ चुकी होगी कि मार्की टूल और जो सर्कुलर मार्की टूल है या जो ऑप्टिकल मार्की टूल है इसका क्या फंक्शन है। तो उसके बाद जो हमारे पास टूल आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। जो हमारे पास है जी अगला टूल है वो हमारे पास है जी पॉलीगोनल लेसो टूल। जैसे आपको साथ में वो ग्राफिक्स की सूरत में दिखा भी रहा है कि आप इससे क्या कर सकते हैं। जब आप पॉलीगोनल लेसो टूल को सिलेक्ट करते हैं तो आप इससे पॉइंट बाय पॉइंट सिलेक्ट करके अपनी जो ऑब्जेक्ट है उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आपको मैं करके दिखाता हूँ। आपने इसे जूम कर लेना है। जूम करने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से ऑल्ट की है ना, जो आपके जो विंडो बटन है उसके साथ ऑल्ट की होती है, आपने उसे प्रेस करके रखना है और उसके साथ आपने अपना माउस का स्क्रॉल व्हील है जो उसे आपने जूम करना है, उससे आपने ऊपर नीचे जूम करना है। जब आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो आपकी जो इमेज है वो बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी, जब आप नीचे की तरफ मूव करेंगे तो वो छोटी होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप लोग ये देखें जी, जब हम ये जो हमारी है लेसो पॉलीगोनल लेसो टूल है ना, जो जब हम इसे सिलेक्ट करके अपनी स्क्रीन पर या इमेज पर कहीं भी क्लिक करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्लिक हो चुका है। अब हम जहां पर भी सेकंड पॉइंट पर क्लिक करेंगे वो सिलेक्शन हमारी करता जाएगा इस तरह से। तो ये ज्यादातर फोटो एडिटिंग में हम लोग यूज करते हैं, जब हमने कोई बैकग्राउंड वगैरह मूव करना हो, रिमूव करना हो, उस चीज के लिए हम करते हैं। या कोई सिलेक्शन ऐसी हो जो ना ऑप्टिकल में हम यूज कर सकते हो और ना ही हम लोग जो हमारा दूसरा था रेक्टेंगुलर मार्क उसमें यूज करते हो, तो वो हम इससे करते हैं जो हमारा लेसो टूल है, पॉलीगोनल लेसो टूल। तो यहाँ पर अब हम जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इस तरह ऊपर की तरफ करें तो ये ऊपर की तरफ हमें ले जाएगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम अपने कीबोर्ड से जो स्पेस का बटन है, जो सबसे बड़ा बटन होता है ना कीबोर्ड पे, उसे जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये एक हैंड बन के आ जाता है। हैंड टूल का क्या फंक्शन है, इसे आप पकड़कर जब आप स्पेस पकड़ कर रखेंगे ना साथ, तो अब माउस की मदद से आप इसे नीचे ऊपर जहां मर्जी इस तरह मूव कर सकते हैं। तो इसे पॉलीगोनल लेसो टूल को इस्तेमाल करने के लिए आपको हैंड टूल का साथ में इस्तेमाल लाजमी आना चाहिए। अब जैसे ही आप लोग स्पेस को छोड़ेंगे तो आपका पॉलीगोनल लेसो टूल दोबारा से सिलेक्ट हो जाता है। अब आप इसकी सिलेक्शन दोबारा से कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है जी। मैं जल्दी जल्दी से जितने थोड़ी सी सिलेक्शन करता हूँ ताकि हम जो आगे है हमारा वो हम लोग अपना काम कर सकें, ठीक है जी। इसे मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ ताकि आपको आज के दिन में मैंने इंशाल्लाह आपको जो ये टूल्स हैं ये सारे कवर करवाने हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी जो कंप्लीट हो लेक्चर्स और आपको जो आप अपना काम करना स्टार्ट कर सकें। तो जैसे ही आप इसके ऊपर लेके जाएंगे ना, जो फर्स्ट पॉइंट था
तो आपके पास एक छोटा सा सर्कल नजर आएगा आपको, जो आपको ये जाहिर करेगा कि आपकी अब सिलेक्शन कंप्लीट होने जा रही है। तो आपने जब वो सर्कल को वाली जगह पर क्लिक करेंगे तो आपकी वो सिलेक्शन हो जाएगी। इसके अंदर भी आप वही फंक्शंस कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं अगर आपने करना है इस तरह से। ठीक है जी, अभी मैं कलर फिल नहीं करता। उसके बाद अगर आप मतलब कि बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर रहे थे, मतलब कि आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो आप लोग सिंपल क्या करेंगे, इस जगह पर जाएंगे लेयर्स वाले पैनल में, और लेयर वाले पैनल में जाने के बाद ये मास्क का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। तो ये देखें आपका जितना भी पीछे बैकग्राउंड था वो सारा रिमूव हो चुका है। इसकी मदद से आप लोग ये देखें आपका जो सिर्फ हैंड बचा है जो आपने सिलेक्ट किया था, ये हमारा जो पॉलीगोनल लेसो टूल था ये हो गया। उसके बाद इसके भी जैसे हमारे मार्केट टूल में थे ना, चार ऑप्शन थे जिनमें से हमने दो सीखे हैं, दो हमारे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह से आपके पास जो आपका ये वाला टूल है ना, एक मिनट से नीचे करना है, आपके पास जो आपका लेसो टूल्स हैं इनके अंदर भी 3-4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन होता है जो है लेसो टूल का। लेसो टूल किस लिए इस्तेमाल होता है, जब आप लेसो टूल को सिलेक्ट करते हैं, लेसो टूल में वो फंक्शन नहीं है कि आप पॉइंट बाय पॉइंट सिलेक्शन करें, मतलब कि एक जगह पर आपने क्लिक किया उसके बाद जब दूसरी जगह पर क्लिक करेंगे तो फिर आपकी सिलेक्शन होती जाएगी, नहीं, इसमें ये चीज नहीं है। लेसो टूल है, इसके अंदर आपको मूव करना पड़ता है इस तरह, एक पॉइंट पर क्लिक करके उसके बाद आपने छोड़ना नहीं है, आपको सिंपल इस तरह मूव करते जाना है। जैसे ही आप मूव करके छोड़ेंगे इसे तो ये खुद ब खुद ही सिलेक्शन को कंप्लीट कर देगा। तो आपको ये जो टूल है ये ज्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत जो हमारा पॉलीगोनल लेसो टूल है, क्योंकि उसमें हम पॉइंट बाय पॉइंट सिलेक्शन करते हैं और उसमें हम जो सिलेक्शन को एडिट भी कर सकते हैं। एडिट हम इसमें भी कर सकते हैं, जब आप लोग ऑल्ट बटन को प्रेस करते हैं तो आप इसकी मदद से यहाँ से, जब इसमें जो ये वाला हिस्सा सिलेक्ट करता हूँ ना मैं ऑल्ट बटन को प्रेस करके, तो इसमें से मैं इतना हिस्सा रिमूव भी कर सकता हूँ। ये देखें जी, ऑल्ट को प्रेस करके जब आप इसकी दोबारा से सिलेक्शन बनाएंगे तो जो हिस्सा आपको नहीं चाहिए वो आप इसमें से भी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो पॉलीगोनल लेसो टूल है वो जो लेसो टूल है इससे ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी, इस तरह से आप इसकी सिलेक्शन बना सकते हैं। उसी तरह आप लेयर में जाके इसे भी मास्क वगैरह कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस आपके पास इसमें भी मौजूद होते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला स्टेप है वो आपके पास होता है लास्ट में मैग्नेटिक लेसो टूल, जो कि लेसो टूल की ही तरह, पॉलीगोनल लेसो टूल की तरह काम करता है, सिलेक्शन के लिए यूज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपने एक पॉइंट लगाना है, उसके बाद जैसे जैसे आप माउस को मूव करते जाएंगे तो ये जो आपकी सिलेक्शन खुद ब खुद ही बनाता जाएगा, जैसा कि आपको मैग्नेटिक के लफ्ज से भी शो हो रहा होगा कि ये खुद ब खुद ही कलर्स को स्कैन करता हुआ सिलेक्शन बनाता है। जैसे हम ट्राई करते हैं, अभी इसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ये देखें जी, इस तरह से आपने मूव करना है। मैंने प्रेस नहीं किया हुआ कि वो माउस को, बस मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ तो वो अपने हिसाब से कलर की सिलेक्शन कर रहा है और ये हमारी उसने सिलेक्शन कर दी है। तो ये भी किसी हद तक जबरदस्त टूल है। उसी तरह जो हमारा पॉलीगोनल लेसो टूल था उसी के तरह ये वाला टूल भी अमेजिंग टूल है, जिसकी मदद से आप लोग सिलेक्शन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं अगर आपके जो कलर्स हैं वो एक जैसे हैं। तो यहाँ तक हमारे हो गए 3 टूल्स हमारे कवर हो चुके हैं। अब अगर हम चौथा टूल हमारा सेलेक्ट करना जा रहे हैं वो हमारे पास आ जाता है जी मैग्नेटिक वेन टूल। मैग्नेटिक वेन टूल हमारा उस वक्त यूज होता है जब हमारे पास कोई एक कलर में जो हमारी है ना ग्राफिक्स हमारे पास मौजूद हो। तो उसकी मिसाल के लिए हम लोग इमेज को चेंज करके देखते हैं। इमेज को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ से प्लेस एम्बेडेड में जाकर मैं एक इमेज इसमें ले आता हूँ जिससे आप लोगों को जल्दी समझ आ जाए। तो ये वाली इमेज हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे मैं ये वाली इमेज लेता हूं तो इमेज आपकी जब सिलेक्ट होनी चाहिए, जरूरी है कि इमेज आपकी सिलेक्ट हो। अगर इमेज सिलेक्ट नहीं है आप लेयर्स में जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी इमेज सिलेक्ट है या नहीं। ये मेरी इमेज इस वक्त सिलेक्ट है, ठीक है जी। तो आपने इसको जैसे सिलेक्ट करना है, उसके बाद जब आप मैग्नेटिक वेन टूल को लेते हैं, मैजिक वेन टूल को लेते हैं, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपने अपनी इमेज के ऊपर सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो सिमिलर कलर्स होंगे ना वो ये सिलेक्ट कर देगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। अब ये सिमिलर कलर उसने सिलेक्ट किया, आप चाहें तो इसे रिमूव कर दें, डिलीट बटन को प्रेस करें, लेकिन वो कह रहा है कि आपकी जो इमेज है वो इस वक्त आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट है, आप इसे पहले उसमें कन्वर्ट करें, मतलब रेस्टराइज करें, इमेज में कन्वर्ट करें। तो मैं इसे ओके करता हूं। वो कैसे करना है, हमने आपने लेयर के अंदर जाना है, यहाँ पर आपने करना है क्लिक और इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करके ये आपके पास एक ऑप्शन आएगा रेस्टराइज्ड लेयर। रेस्टराइज्ड लेयर के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं जो आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट था वो आपके दोबारा से इमेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने सिंपल यहाँ से डिलीट को प्रेस करना है। अब वो जो कलर था आपका रिमूव हो चुका है। इसी तरह से मैं अब यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये वाला कलर मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है जी। सिमिलर कलर्स में आप इसकी सिलेक्शन को यूज कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए और बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए।
इस तरह का जो ये टूल है ज़्यादातर हम लोग उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने किसी प्रोडक्ट के लिए पैकेजिंग वगैरह तैयार करनी होती है, तो उसके बैकग्राउंड से हमने कलर रिमूव करना होता है। उसमें आपको जो बैकग्राउंड कलर होता है वो एक कलर में नजर आता है। तो ये इसका फंक्शन है हमारा मैजिक वैन टूल का। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल आ जाता है एक। ठीक है जी। उसे समझने के लिए मैं दोबारा से पीछे जाता हूँ, कंट्रोल जेड करके इसे अंडू करता हूँ सारा जो हमारा फंक्शन है। ठीक है जी। हमारी जो इमेज है वो दोबारा से सिलेक्ट हो चुकी है। तो हम लोग एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि ये रेस्टराइज है या नहीं। ये देखें, जो ये आपके पास छोटी सी सैंपल नजर आ रही है ना, एक पेज सा बना हुआ है, उसके ऊपर एक छोटा सा डॉट बना हुआ है, इसका मतलब है ये आपका एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, रेस्टराइज लेयर करेंगे, तो ये आपकी इमेज में कन्वर्ट अब हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, जब आप लोग इस पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट आप इस तरह से पकड़कर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है जी। ये देखें, इसने हमारे साथ क्या किया, जब आपने उसके ऊपर ड्रैग किया तो उसने आपको उसका सिलेक्शन बता दिए। तो कंट्रोल जेड में आप लोगों को बार बार इसलिए बता रहा हूँ, इससे आपका यह फायदा होगा कि आपके जहन में एक की बैठ जाएगी कि आपने उसे अनडू और रीडू किस तरह करना है। ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, हमारे पास जो हमारे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल हो गया और मैजिक वैन टूल हो गया। अब हमारे पास आता है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास इसमें था ना मार्की टूल में, इसी तरह आप लोग क्विक सिलेक्शन की मदद से भी इस तरह सिंपल सा आप इसे मूव करते जाएंगे, वो यहाँ से आपकी सिलेक्शन को बनाता जाएगा। समझ आ रही है ना इसकी? आपने सिर्फ इसके ऊपर इस तरह ड्रैग करते जाना है। जैसे जैसे आप ड्रैग करेंगे वो आपके हिसाब खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली उसकी सिलेक्शन बनाता जाएगा। तो अगर जैसे मेरे पास ये जो सिलेक्शन है ये ज़्यादा ऐड हो गई है, मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ, मैं सिंपल अपने कीबोर्ड से ओल्ड का बटन प्रेस करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्शन के ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा तो वो सिलेक्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है। इस तरह से आप लोग उसकी सिलेक्शंस को रिमूव भी कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड करके दोबारा से इमेज को वैसे ही ले आता हूँ। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, वो हमारे पास आ जाता है कि हमने जो अपनी इमेज है, हमारे पास ये आपके पास बड़ी इमेज है, अगर आप इसे क्रॉप करना चाहते हैं तो वो आप लोग किस तरह कर सकते हैं। आपने यहाँ पर आपके पास ऑप्शन एक मिलता है, ये जो चौरस सा ऑप्शन है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है क्रॉप पर। जैसे आप क्रॉप पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये हैंडल साइडों में नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप चाहें तो इसे इस तरह से ड्रैग करके जैसे मर्जी यहाँ पर अपनी मर्जी की सिलेक्शन बनाएं। उसके बाद जैसे ही आप लोग इंटर प्रेस करेंगे, आपकी सिलेक्शन कन्वर्ट हो जाएगी उस रेशो में, और आपका जो कैनवस साइज होगा वो भी चेंज हो जाएगा जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं। ये देखें जी, ये अब इतना इतना एरिया हमारे पास सिलेक्ट हो चुका है जो कि क्रॉप होकर आ चुका है। अब अगर आपने वापस लेके आनी है वही सिलेक्शन, आपने फिर से क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल जी कर देना है, बस फिर से दोबारा उसी सूरत में आ जाएगी आपकी जो सिलेक्शन है। तो उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन आता है कि ये हमारे पास आ गया जी प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल। ठीक है जी। प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल, इसके लिए हम कोई दूसरी मिसाल लेते हैं, इसकी मदद से आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है जी। ये आपके पास एक इमेज है। अब आप लोग चाहते हैं कि ये जो डन लिखा हुआ है दरमियान में, आप लोग इसे क्रॉप करके हासिल करें। तो अगर हम लोग करते हैं हमारा जो सिंपल क्रॉप टूल है उसकी मदद से, तो ये हमारे पास इस तरह होगी सिलेक्शन, तो हमारे पास इस तरह आएगा। ठीक है। जब हम इसे प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल की मदद से करेंगे, ये हमारा प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल है, उसके बाद हम जब इसे इमेज को दोबारा से सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, और अब इसे हम करते हैं इसके ऊपर ड्रैग। अच्छा, इसमें भी वही इशू दे रहा है हमें कि इसे हमने उसमें कन्वर्ट नहीं किया रेस्टराइज में। रेस्टराइज में कन्वर्ट करने के बाद आपने अब इसके ऊपर करना है ड्रैग इस तरह से। ठीक है जी। जैसे ड्रैग करते हैं आपको ये चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है। अब आपने इसे यहाँ से पकड़ करना, ये जो आपको हैंडल्स नज़र आ रहे हैं इसकी मदद से आप लोगों ने इसके ऊपर इस तरह ड्रैग कर लेना है अपने हिसाब से। ठीक है। इसमें सिर्फ मैंने आपको सिर्फ एक टेक्स्ट का बताया, तो आप लोग इसमें अपनी मर्जी से कोई इमेज वगैरह में से भी इस तरह निकाल सकते हैं। तो आपको मकसद था सिर्फ टूल का समझाना कि टूल किस तरह इस्तेमाल करना है आपने इसे। बाकी मजीद आगे जाके हम इसका समझेंगे कि आगे ये किस किस जगह पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं जैसे ही इंटर प्रेस करता हूं तो देखिएगा
तो ये जो हमारा डन का लफ्ज था वो उसने हमें स्ट्रेट करके दे दिया है, जिसके अंदर वो तिरछापन हम उसने खत्म किया है इसमें से। और जो हमारा शैडो में जो सिलेक्शन दूसरे जो क्रॉप सादा क्रॉप टूल था उसमें हमें दे रहा था, वो इसमें शो नहीं कर रहा हमें। तो उम्मीद करता हूँ इसकी भी आपको समझ आ चुकी होगी। कंट्रोल जेड करते हैं दोबारा से। ठीक है जी। उसके बाद इसके जो नीचे वाले जो ऑप्शंस हैं दो, इन्हें अभी हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा ये। उसके बाद जो आगे हमारे पास ऑप्शन है वो हमारे पास है जी फ्रेम का टूल। फ्रेम से आप लोग क्या कर सकते हैं? फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसके अंदर आपके पास ये जो चौरस वाला एक ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट में, तो यहाँ से आप लोग इसे गोल में भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कि सर्कुलर टाइप शेप भी बना सकते हैं अगर सर्कल के ऊपर यहाँ से ऊपर आप क्लिक कर लेते हैं। अगर आप सर्कल पर क्लिक नहीं करते, रेक्टेंगुलर पर आपका फर्स्ट टाइम क्लिक होगा जब आप लोग इसे इस तरह ड्रैग कर लें। ठीक है, अब ये आप जैसे ही आप लोग इसे ड्रैग कर लें, उसके बाद जब आप यहाँ पर प्लेस इम्बेडेड कोई भी फाइल इम्बेड करते हैं यहाँ पर, जैसे मेरे पास एक इमेज है ये बच्चों की, मैं बच्चों वाली इमेज को लेके आता हूँ इसमें, तो वो हमारी जो है उसके अंदर आ गई है। ठीक है जी। जो हमारा वो दूसरी थी, हमने अभी जो टूल हमारा सेलेक्ट किया है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम हमने सेलेक्ट किया था। ठीक है, जब हम इसमें जो साथ वाला लेते हैं मार्की वाला गोल जो है ऑप्टिकल जिसे कह लें या सर्कुलर कह लें, उसके बाद इमेज को प्लेस करते हैं इसमें, तो वो हमारी इमेज जो है वो गुलाई में आएगी। तो ये ज़्यादातर जब हम लोग पोस्टर वगैरह बनाते हैं तो ये चीज़ हम उसमें यूज़ करते हैं ताकि हमें जो सर्कुलर टाइप एक शेप मिल जाए। उसके अलावा सर्कुलर टाइप शेप्स और भी दो तीन तरीके हैं जो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि आपने वो चीज़ किस तरह करनी है। तो अभी के लिए यही है इसमें। तो अगर आप चाहें तो इमेज को अपनी मर्जी से मूव वगैरह कर सकते हैं। अभी जब आप लोग इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आप इसके अंदर वाली जो इमेज है उसे मूव कर सकेंगे, जो ऊपर वाला फ्रेम है वो मूव नहीं होगा आपका। ठीक है, तो अगर आप लोग ये फ्रेम वाली जगह पर क्लिक करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे भी यही होगा कि आपकी जो इमेज है वो मूव होगी। अगर आप लोग ये जो पूरी लेयर है, पूरी लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं तो उससे आप लोग इसे पूरे को मूव कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टूल आता है वो हमारे पास आ जाता है जी आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल का मकसद होता है कि किसी भी जगह से कोई भी कलर पिक करना। अगर फर्ज करें मैं आई ड्रॉपर टूल करता हूँ सिलेक्ट, इसका मकसद है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वाला कलर दूँ यहाँ से इस इमेज में से, तो मैंने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, तो ये देखें यहाँ पर हमारा कलर सेलेक्ट हो चुका है। अगर हम इस जगह पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा कलर अब यहाँ से सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं किसी और जगह से क्लिक कर कलर को लेना चाहता हूँ हो वो हमारे कैनवस के ऊपर, तो वो भी हम ले सकते हैं। कोई भी इमेज आप प्लेस करेंगे इसके अंदर, जैसे ही आप इसके अंदर कोई इमेज प्लेस कर लेते हैं, आप उसमें से अपनी मर्जी का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं आई ड्रॉपर टूल की मदद से। आई ड्रॉपर टूल लेना है, यहाँ से आपने क्लिक करना है, ये आपका कलर सेलेक्ट हो चुका है। अब आप अगर कोई शेप ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर, तो वो आपकी उसी कलर के अंदर ड्रॉ होगी जो आपने यहाँ से लिया था। ठीक है जी। तो यहाँ से अब आप लोगों ने दोबारा से लेना है ये वाला टूल आई ड्रॉपर, और यहाँ से आपने ग्रीन टूल को लेके यहाँ से अब आपने रेक्टेंगुलर टूल को लेना है। अच्छा, ये देखें ये ऊपर आपको कोई एक मसला दे रहा है कि यहाँ पर आपका जो कलर है नीचे तो वो ग्रीन शो कर रहा है, लेकिन फिल कलर में ऊपर आपको रेड शो कर रहा है। तो ये इस वजह से आ रहा है कि वो आपकी जो रेक्टेंगुल है ना वो पहले से सिलेक्ट है। जब आपकी रेक्टेंगुल सेलेक्ट होगी तो जो कलर उसके अंदर फिल होगा लास्ट वाला, वही आपको बार बार शो करेगा कि हमारी जो रेक्टेंगुलर वाली शेप है अभी भी सिलेक्ट है। तो उसमें आप क्या करेंगे, आप नीचे वाली जब सेलेक्ट करेंगे ना लेयर इमेज वाली, तो उसमें आपने जब इमेज वाली लेयर को सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ पर जब अपना कलर को सिलेक्ट करते हैं ना दोबारा से इमेज वाली लेयर में जाके, तो आपका जो कलर है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब आपने यहाँ से ड्रैग करना है, तो ये देखिए ऊपर भी आपका कलर सिलेक्ट हो चुका है। अब आप इसे इस तरह ड्रैग करेंगे तो आपका जो कलर आप सिलेक्ट करेंगे वो आएगा। फिर से एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पर आपने इमेज पर क्लिक करना है, ठीक है जी, बैकग्राउंड वाली पर। यहाँ आप एक और तरीका कर सकते हैं, यहाँ पर न्यू लेयर ऐड करेंगे, उसके बाद जो भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से वो कलर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं ये ब्लूइश कलर ले लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर कोई शेप ड्रॉ करता हूँ तो वो हमारी उसी कलर में ड्रैग होगी। ठीक हो गया जी। तो कंट्रोल जी करके हम सारे रिमूव कर देते हैं ये चीज़ें। तो उसके बाद आई ड्रॉपर के बाद आपके पास जो ऑप्शन आता है वो आता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की मदद से आप लोग जो ऑब्जेक्ट है उसे रिमूव कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें,
वो उसे रिमूव कर देगा और उसके बैकग्राउंड वाला जो कलर्स थे ना उसके एटमोसफेयर के हिसाब से वो उसमें उतना उतना इसमें फिल कर देगा। अभी हम करके देखते हैं। आपने यहाँ से लेना है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और यहाँ पर आपने इसे करना है सिलेक्ट। यहाँ पर वो क्या कह रहा है जी, आपका ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्टराइज नहीं है, आपने इसे करना है फिर से रेस्टराइज। तो इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें अभी तो वो शो कर रहा है कि जैसे हमारा रेस्टराइज है। 1 मिनट में चेक करता हूँ फोटोशॉप के अंदर कोई इशू आ रहा है। तो रेस्टराइज है हमारा ऑब्जेक्ट, जो हम यहाँ से इसे सेलेक्ट करते हैं। अब इसे हम करके देखते हैं। ये देखें, जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, अब मैं जैसे इसे छोड़ूंगा तो ये हमारे पीछे एटमोसफेयर बनाना स्टार्ट कर देगा। ये देखें, वो उसने साइडों वाला एरिया लेकर यहाँ पर ऐड कर दिया। उसने कोशिश किया लेकिन उससे मिस्टेक हो रही है। उस इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जितना साइज छोटा रखेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। ये ऊपर आपको प्रॉपर्टीज में साइज वगैरह शो हो रहा होता है, तो आप यहाँ से साइज को छोटा कर लीजिएगा। उसके बाद इसे आपने करना है सेलेक्ट और यहाँ से आपने इसे करना है इस तरह से। ठीक है जी, ज्यादा आपने नहीं सिलेक्शन करनी बाहर, आपने सिंपल बस जो जो हिस्सा आपने रिमूव करना है उतना उतना हिस्सा आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये देखें, इसने अभी कोशिश की है, तो ये वाली कोशिश जरा उससे पहले वाली से अच्छी है क्योंकि हमने इसे बिल्कुल करीब से किया है। इस तरह से आप लोग अपनी किसी भी इमेज में से जो ऑब्जेक्ट है वो कोई भी ऑब्जेक्ट रिमूव कर सकते हैं और वो पता भी नहीं लगेगा कि पीछे कोई इस तरह की चीज थी, उसने उस तरह का एटमोसफेयर क्रिएट कर दिया है। अब देखें, आपको फील भी नहीं हो रहा होगा कि यहाँ से फुटबॉल को गायब किया गया है, सिवाय इस बात के कि जो पीछे वाला करेक्टर है उसका जो पाँव है वो हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। जो टूल हमने अभी सीखा है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, इसकी मदद से आप काफ़ी चीज़ें रिमूव कर सकते हैं इसमें से। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपने इसे सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो आप अगर इमेज इंपोर्ट करते हैं तो वो हो सकता है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुई हो। आपने यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से रेस्टराइज कर लेना है। अभी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है हमारी इमेज रेस्टराइज्ड है। जब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुई होगी तो फिर हमें ये यहाँ पर ऑप्शन देगा रेस्टराइज्ड इमेज, तो हमने यहाँ पर क्लिक कर देना है, सिंपल सा। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाता है जी रिमूव टूल। रिमूव टूल भी यही चीज़ है। उसके बाद हीलिंग ब्रश टूल है, जो उसके अंदर भी इसी तरह के ऑप्शन है। हीलिंग ब्रश टूल को हम लोग लेके देखते हैं, इसमें हमें क्या मिलता है। जैसे हम यहाँ से इसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं जी, ऑल्ट, हाँ, इसमें आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑल्ट की को जब आप प्रेस करके रखेंगे ना तो ये आपके पास एक इस तरह का ऑप्शन शो हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने करना है क्लिक। ठीक है जी, उसके बाद ये देखें, आप इसे इस तरह मूव कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इस जगह पर आप इसका पाँव लगा सकते हैं। ये देखें कितना अमेजिंग टूल है। अब उस बंदे का पैर भी नहीं था जो पीछे हमारा करेक्टर है, तो वो हमारे पास एक उसका ऑप्शन आ गया है। तो ये हमारे पास अभी जो है ना, ये हीलिंग ब्रश टूल है, जो ये उसका क्लोन स्टैम्प टूल का काम भी कर रहा है हमारे पास। तो हम लोग इसे भी यूज कर सकते हैं। और क्लोन स्टैम्प टूल भी इसी तरह का वर्क करती है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को पहले पिक कर लें, पिक करने के बाद उसकी जगह पर आप दूसरा ऑब्जेक्ट वहां पर ऐड कर सकते हैं, उससे कॉपी कर सकते हैं किसी भी जगह पर। लेकिन इससे आप इसे जब इस तरह मूव करेंगे तो ये देखें, तो ये इसने दोबारा से हमारे पास क्रिएट करना शुरू कर दिया एक लेयर दोबारा से। ये देखें कितना, मतलब कि इस वाला ये वाली जगह से हिस्सा उठाया उसने यहाँ पर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये इसका फंक्शन है। तो उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है जी पैच टूल का। पैच टूल में आप क्या करते हैं, आप लोग यहाँ से कोई भी एरिया सेलेक्ट करें। जैसे मैं ये वाला एरिया सेलेक्ट करता हूँ, इतना इतना। ठीक है जी, उसके बाद अब मैं जब इसे मूव करूंगा ना तो इसकी जगह पर जो हिस्सा जिस तरफ हम मूव करेंगे वो वाला हिस्सा यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे तो हम इस जगह पर ये चीज़ें रखना स्टार्ट कर दें। ये देखें, तो वो जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट था वो यहाँ से उसने खत्म कर दिया और उसे उसमें मर्ज कर दिया है। तो ये इतना क्लियर इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि जो हमारी इमेज है वो बहुत ज्यादा अंदर मैच हुई पड़ी है। इसे हम कहते हैं कंटेंट अवेयर टूल के अंदर वाले ये हिस्से हैं कुछ। तो इसे मैं थोड़ा सा मूव करके लेके आता हूँ। ये वाले करेक्टर को हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। पैच टूल से आपने इसे करना है इस तरह से सेलेक्ट। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट कर लें, उसके बाद जब आप इसे इस तरह मूव करेंगे तो ये जो आपका हिस्सा है ये इस तरह से रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी, ये इसलिए साइड से थोड़ा सा शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर खत्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आप छोटा छोटा हिस्सा सेलेक्ट करें, इसे आप इस तरह उठा भी सकते हैं, मूव करके लेके जा सकते हैं।
लेकिन जब आप इसके ऊपर ये मूव टूल होगा ना सिलेक्ट, तो फिर ही आप इसे मूव कर सकेंगे। जब आपका ये पैच टूल सेलेक्ट होगा, आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इसे इस तरह से यहाँ पर फिल कर सकें कोई भी चीज़, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास कंटेंट अवेयर मूव टूल है ना, उसका ये फंक्शन है कि अगर यहाँ पर ये फुटबॉल बना हुआ है ना, हम इसे यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा और पीछे नजर भी नहीं आएगा पीछे वाला हिस्सा। और अगर चाहें तो इसके आगे रखते हैं हम, और अगर चाहें तो इसके आगे रखते हैं हम, करके देखते हैं अभी। तो मैं यहाँ से इसे पहले कन्वर्ट करता हूँ रेस्टराइज में, रेस्टराइज रेल में जाके। उसके बाद यहाँ से मैं लेता हूँ कंटेंट अवेयर मूव टूल को, और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से हमने सिलेक्शन बना लेनी है सिंपल। ठीक है जी, ये सिलेक्शन मैंने इसकी बनाई। उसके बाद जैसे मैं इसे यहाँ से मूव करके लेके आता हूँ यहाँ पर, तो अब देखिएगा ये यहाँ से रिमूव हो चुका है। पहले हमें दोनों जगह पर नजर आ रहा था क्योंकि वो हमारी प्रोसेसिंग कर रहा था। जैसे उसने प्रोसेसिंग कंप्लीट की, ये यहाँ से रिमूव होकर हमारा इस जगह पर आ गया है। और अब कोई कह भी नहीं सकता कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो इस जगह पर मौजूद था और यहाँ पर नहीं था। अब ऐसे ही लग रहा है, फील ये आ रही है कि जैसे इसके पास था और ये वाले वैसे ही खड़े हुए थे। तो अब आप चाहें तो इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। आप चाहें तो फिर से इधर रख दें, ठीक है। जैसे आप मूव टूल पर क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग करेगा, वहां से खत्म होगा, यहाँ पर दोबारा आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की भी आपको समझ आ चुकी होगी। तो आज की वीडियो में मेरे ख्याल में इतने जो हैं वो काफ़ी हैं। मीटिंग अगर आपने लीव करनी है तो कर दें, मैं भी मीटिंग को क्लोज करता हूँ। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछते हैं कि उन्होंने लेक्चर को क्यों नहीं ज्वाइन किया।